हम देखते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ में है। अगर द हिंदू के न्यूज़पेपर में शुरुआती दौर पे हम देखते हैं तो हमें जो मिलता है वो ये है मेनली जो हमें मिलता है वो है दिल्ली चोक्स इन टॉक्सिक स्मॉग एयर क्वालिटी पैनल फ्लैग्स रिक्वायरिंग द नेग्लिजेंस हाई डस्ट लेवल्स। अब जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है उसके विषय में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो दिल्ली की मेनली एयर क्वालिटी है वो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया सी ए क्यू एम ये देखती है। वहीं पर डीडीए देखती है। अब इसमें ये है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी बेकार हो चुकी है, इतनी कंडीशन मीन वाइल पे आ चुकी है कि इसका जो दिल्ली की एयर क्वालिटी की डाटा है मीन वाइल जो 461 एयर क्वालिटी नेशनल कैपिटल संडे डेटरेट 24 आवर्स एवरेज एयर क्वालिटी 461 4 PM एंड हाईएस्ट सीजन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका मतलब यहाँ से हो जाता है सीपीसी भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। लेकिन वहीं पर राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने रविवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण को शहर की सड़कों की रखरखाव में स्पष्ट खामियों और बार बार की गई लापरवाहियों के लिए फटकार लगाई। आयोग ने बताया कि उड़न दस्तों ने डीडीए द्वारा अनुसुरक्षित 136 सड़क खंडों का निरीक्षण किया। इसमें 15 स्थानों पर दृश्य धूल का स्तर अधिक पाया गया, 38 स्थानों पर मध्यम पाया गया, 61 स्थानों पर तीव्रता आई तीव्रता आई तीव्रता आई। ये 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 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये ये और ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है 55 स्ट्रेचेस construction and demolition based 53 stretches and open burning of MSW are biomass on 6 stretches. The CAQM Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining the areas indicate evident gaps recurring the negligence in the upkeep the stretches concerned. It added the DDA needs for enhance the operational efficiency and take prompt correctly sure through the consultant's timely mitigation. The agency also need to deliver improved। मतलब कि आयोग ने बताया कि जो इनकी ऐसी स्थिति है इस स्थिति पर उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे उड़न दस्ते लगाए और उन्होंने नगर निगम ठोस अपशिष्ट का जमाव 53 स्थानों पे देखा तथा 6 स्थानों पर MSW या बायोमास के खुले जलाने की घटनाएं भी देखी। इस प्रकार द हिंदू के न्यूज़पेपर में इस प्रकार धूल प्रदूषण दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है। CAQM ने कहा कि अवलोकन संबंधित सड़क खंडों के रखरखाव में स्पष्ट खामियों और बार बार की गई लापरवाही को दर्शाते हैं। आयोग ने आगे कहा कि डीडीए को अपनी संचालन दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है और निरंतर तथा समयबद्ध धूल नियंत्रण उपायों के माध्यम से त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 461 तक पहुंचा है इस रविवार को देखा गया और दर्ज भी किया गया। इसके अनुसार हमने क्या किया कि CAQM
कोई एक संकेतक दिया गया 51 से 100 तक संतोषजनक माध्यम यहीं कहीं है। ये 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 एयर क्वालिटी रेंजेस बताए गए। एयर क्वालिटी रेंजेस में उन्होंने 51 से 100 तक एक टर्म दिया सेटिस्फैक्टरी, एंड 101 से 200 तक डीम्ड मॉडरेट, एंड 200 टू 300 पुअर, एंड 301 to 400 very poor, 401 to 450 severe, and 400 to 500 severe plus. According to CAQM, air quality in several other cities, North India, including Bahadurgarh, Haryana, Ghaziabad, Noida, Uttar Pradesh, were in severe category plus. Bagpat, 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 Greater Noida, Uttar Pradesh, recorded air quality severe category. Air quality likely to be very poor category from Monday to Wednesday and subsequent 6 day are quality of warning. अच्छा, इसका मतलब जो ये एयर क्वालिटी के संकेतक हैं, यह बताते हैं कि विभिन्न विभिन्न एरिया में एयर क्वालिटी कितनी दशा कितनी गड़बड़ है, कितनी ठीक है, उसके विषय में बताते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति जो चीज़ें इतना कंडीशन गिरा सकती हैं, इतना कंडीशन गिरा सकती हैं, उस पे सोचने का मुद्दा तो वही है। और इस प्रकार से जो धूल कण की स्थिति है वो बहुत खराब की दिल्ली की आबो हवा को बहुत खराब कर दे रही है। अब इसमें दमा के पेशेंट भी होंगे ना, इसमें कुछ बच्चे भी होंगे, लैक्टेटिंग बेबीज भी होंगे, और जो प्रेग्नेंट महिला वोमेंस भी होंगे, तो सांस लेने की समस्याओं के साथ साथ उनको भी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। और फिर थोड़ा सा जैसे फॉगीनेस, माइंड में फॉगीनेस होना, माइंड का प्रॉपर रूप से काम ना करना, और थोड़ा सा ट्रबलिंग टाइप का रियलाइजेशन करना, वो होना। ठीक। आगे की न्यूज, आगे की। आज की न्यूज में कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ है चीजें, जैसे ये देखेंगे आगे के न्यूज में हम देखेंगे कोर्ट से संबंधित, क्योंकि ये जो आर्टिकल है कोर्ट में, जो ये आर्टिकल है कोर्ट में, ये थोड़ा सा है डिबेटेबल, क्योंकि कोर्ट मस्ट प्रोटेक्ट नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। अगर एक रियल टाइप में देखो कि कोर्ट का वर्क क्या है, कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनली कोई वर्क हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर कोर्ट रेगुलेट करे स्पीच को, क्योंकि इसके पहले भी स्पीच को रेगुलेट करने के लिए ढेर सारी चीजें मैकेनिज्म बन चुकी हैं। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आमतौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले का संदेह कार्यपालिका और विधायिका पर किया जाता है। किंतु जैसे ही ये रणवीर अल्लाह वादिया बनाम भारत संघ सहित कुछ मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय की कार्यवाहियों ने यह चिंता पैदा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा स्वयं न्यायालय से भी उत्पन्न हो सकते हैं, स्वयं न्यायालय से भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन 27 नवंबर 2025 को न्यायालय में ऑनलाइन सामग्री के नियमन के लिए स्वयं निकाय निर्माण पर्याप्त नहीं है, तटस्थ हैं, स्वायत्त हैं, निकायों के गठन का सुझाव दिया गया। साथ ही न्यायालय ने सरकार के मसौदे नियामक दिशा निर्देशक प्रकाशित करने और जनता से टिप्पणियां आमंत्रित
करने को भी भेजा। अब मौजूदा जो विनियमन है, भारत जो अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की बात होती है, एक्सप्रेशन देखते हैं थोड़ा सा पढ़ के, एक्सप्रेशन in India existing the laws already regulate aspects of speech section 67 and information technology act section 294 295 296 भारतीय न्याय संहिता BNS penalize offense obscenity and online regulation in the particular section 66 information technology act prohibits computer related such as hacking. 66E of the act prohibits publishing personal image of other. Section 66F and same act penalize cyber terrorism. Information technology intermediate guideline and digital media code rules were also promulgated into 2021, though the criticized for the overreaching and panel provision. अर्थात जिस प्रकार से ये सारे आर्टिकल पहले से ही बने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ये आर्टिकल पहले से ही बने, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस पर आर्टिकल अगर बनाएगी तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब बोलने की स्वतंत्रता ही किसी व्यक्ति की छिन जाएगी तो फिर वो खुद में अपने आप पे इंसान रहेगा ही नहीं। और जब वो व्यक्ति इंसान अपने आप में नहीं रहेगा, न्यायालय जब इस प्रकार से प्रक्रियाएं करेगी, न्यायालय जब इस प्रकार से प्रक्रियाएं करेगी तो कहीं ना कहीं जो उसका व्यक्ति का जो स्वयं का एक स्वतंत्रता के लिए बात है वो थोड़ा सा दिक्कतदायी होगी। जैसे कि इसी आर्टिकल में आपको आगे कहा भी गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही सब कुछ है, यही पूरा खेल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही जीवन। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट यू, बट लाइफ freedom of expression, it am related to the life expression about your लेकिन जब न्यायालय बार बार इंटरनेट की सामग्री के नियमन के लिए कठोर कानूनों की मांग करता है तो केंद्र सरकार तत्परता से सहमत हो जाती है। यह नागरिकता स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है। अगर न्यायालय कह रहा है मुद्दा तो मेन मामले में किसी चीज का कानून बनाने का विधायिका को होना चाहिए, आर्टिकल जिस हिसाब से बोल रहा है मुद्दा तो मेन मामले में किसका होना चाहिए, विधायिका होना चाहिए, लेजिस्लेटिव को होना चाहिए। लेकिन लेजिस्लेटिव अगर इस पे कानून नहीं बना पा रहा है, तो अगर कुछ कर नहीं रहा है, तो जो कोर्ट है, कोर्ट की जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको रिव्यू का काम है कि क्या कोई लॉ काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर रूप से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनली है कि नहीं, इस पर चीजों को देखना चाहिए। लेकिन अब इसी पे ढेर सारे केस भी हैं, इसी पे अगर देखें तो ढेर सारे केस भी हैं, और इन केसेस के विषय में अगर देखें तो जो अगर इसी केसेस के विषय में आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे सहारा इंडिया का केस ले लो, रियल इस्टेट, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन बनाम शेवी 2012 का केस है। न्यायालय की पांच पीठ ने मीडिया सामग्री के नियमन की वांछनीयता पर विस्तार से विचार किया था। व्यापक प्रतिबंधों के ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि मीडिया पूर्व सेंसरशिप से हर हाल में बचना जाना चाहिए। अदालती रिपोर्टिंग हुई, आदेश केवल अंतिम उपाय के रूप में है, लेकिन तर्क संगत तब है जब उच्च स्तर पर उसको उस कसौटी पे रखा जाए, कसौटी पे रखा जाए। लेकिन यहीं पर एक आगे चल के एक केस और रहा,
कामन काज बनाम भारत संघ 2008, यहीं पे कामन काज बनाम भारत 2008, ये देखो ये जो केस हैं सब यहाँ पर, जो केस हैं वो यहाँ पर, ये ये देखो डिजिटल सर्विस एक्ट 2022, वहीं पर देखो द नेटवर्क इन्फोर्समेंट एक्ट 2017, ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023, ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2021, ऑस्ट्रेलिया इम्पोजेस द नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन, वहीं पर कुछ प्रैक्टिस डेमोक्रेसीज एंड कंट्रीज भी कर रही हैं, जैसे चाइना और रसिया भी कर रही हैं। नहीं समझ में आया, हम आगे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मामला आया था कि एक चिंता का विषय इस पे हुआ कि एक मामला आया था, पीठ उस पर क्या कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी, विचार कर रही थी, सोच रही थी कि क्या होना चाहिए, लेकिन एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर ही सुनवाई कर रही थी, जो कथित रूप से अनुचित और अश्लील सामग्री के आरोपियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। ऑनलाइन सामग्री के व्यापक नियमन पर प्रश्न उठता है, मूल रूप से इस मामले का विषय नहीं था। प्रश्न ऑनलाइन जो प्रश्न है मूल रूप से इस मामले की विषय नहीं था, लेकिन हुआ फिर भी क्या हुआ कि 3 मार्च 2025 को पिछली कार्यवाही में न्यायालय ने कहा कि वह मामले के दायरे का विस्तार करेगा ताकि यह जांचा जा सके कि समाज के प्रचलित नैतिक मानकों के लिए आपत्तिजनक प्रसारण को रोकने हेतु किन नियामक उपायों की आवश्यकता है। यह विस्तार प्रारंभ से ही समस्याग्रस्त है। सामग्री और उसके नियमन से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना विधायिका का क्षेत्राधिकार है। कामन काज बनाम भारत संघ 2008 में न्यायालय ने स्वयं को आगाह किया था यही चीज। सत्ता पृथक्करण के सिद्धांत के अतिरिक्त न्यायालय को यह भी समझना चाहिए कि किस देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। समझना चाहिए कि देश के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन्हें न्यायालय चाहे जितनी भी इच्छा हो हल नहीं कर सकता। जब न्यायालय यह भूमिका अपनाता है तो वह संस्थागत सीमाओं से बंधा होता है, विशेषकर ऑनलाइन मीडिया नियमन जैसे तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता की कमी से इस क्षेत्र में नियमन की प्रति न्यायालय का आग्रह भी इन्हीं सीमाओं से प्रभावित होगा। अभी दूसरा सरोकार नियमन और अवैध प्रतिबंध की बीच की पतली रेखा देखें तो सहारा इंडिया वाला केस हमने देखा, अदालती रिपोर्ट हमने देखी। अदालती रिपोर्ट के संदर्भ में यह भी कहा गया कि मीडिया पर स्थगन आदेश केवल अंतिम उपाय के रूप में और उच्च स्तर की तर्क संगतता की कौशलटी पर ही दिए जाने चाहिए। संविधान निर्धारित करता है, हमने संविधान में आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत भी हमने ढेर सारे रोक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए पूर्ण और अंतिम अन्य अधिकारों के नाम पर दो या मौलिक अधिकारों के टकराव के बहाने अनुच्छेद 19(2) में न पाए जाने वाले अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगा जा सकते। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व न्यायालय ने व्यापक निषेधात्मक उपायों के स्वयं को रोका है। आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम भारत संघ 2018 में जब एक वकील ने फिल्म में पहले डिस्क्लेमर जोड़ने का निर्देश देने का सुझाव दिया तो न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय सेंसर बोर्ड का है न कि न्यायालय का, और सेंसर बोर्ड भी निर्माता या निर्देशक को सुनने के बाद ही ऐसा निर्णय ले सकता है। न्यायालय की भूमिका अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों में हम जैसे क्या क्या होती है, कानूनों की वैधता का निर्धारण संवैधानिक निर्धारण है कि संवैधानिक है कि नहीं, निर्णायक के रूप में न्यायालय का कार्य है। अर्थात संविधान सभा की बहसों में पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, जो आपका आर्टिकल कहता है, भार्गव ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर
लगाए गए प्रतिबंधों की उचितता तय करने में अंतिम शब्द सर्वोच्च न्यायालय का होना चाहिए। 1 दिसंबर 1948 की बात है। 1 दिसंबर 1948 की बात है। ठीक। 1 दिसंबर 1948 की बात। ये देखो, ये देखेंगे तो ये मिलेगा। Pandit Thakurdas Bhargavadas said the Supreme Court should ultimate be arbitrator, should be have final say situation of challenging the restriction of freedom by saying whether the restriction put are reasonable. Constitution debates December 1, 1948. Is this the scheme Article 19 Constitution as well as therefore constitutional priority? Court abstains not only from the process lawmaking but also deliberation the requirement of law touching the citizen freedom। अब वहीं पर केस ब्रॉड देखते हैं, परसुएटिव। तो कोर्ट डिमांड फर्दर द स्टैंडर्ड लॉ स्ट्रिकी स्ट्रिकी अराउंड could instigate prior censorship strategy gas democracies across the world focus on removal of offensive content and penalization case breaching other for the removal Digital Service Act 2022 promulgated by the European Union prescribes content removal protocols network enforcement 2013 Germany ensures the action harmful impacting the speech online safety act 2023 UK focus the removal harmful content imposing the case breach एंड ऑनलाइन सेफ्टी। ये सब बता रहे हैं कि किन किन एरिया के लोगों ने अपने यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई हैं, लेकिन कुछ जो इतने बनाए हैं वो अपने यहाँ जैसे चीज़ों को ब्रीच करके, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ आगे आई है, उस चीज़ें नहीं की हैं। मतलब जो एक्सप्रेशन की जो ज़्यादा एक्सप्रेशन को दबाव डाल रहे हैं या एक्सप्रेशन पर ज़्यादा भार हो रहा है, उस चीज़ को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम नहीं किए हैं। ठीक है, तो अब इस पे जो ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून की मांग पूर्व सेंसरशिप या वैधानिक ज्ञान को जन्म दे सकती है। जो ये कठोर कानून है, विदेशी अनुभव अगर हम देखें तो कहते हैं कि जो ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानूनों की न्यायालयीय मांग पूर्व सेंसरशिप या वैधानिक गैंग को जन्म दे सकती है। विश्व की अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और हटाने के आदेश में उल्लंघन पर दंड देने पर केंद्रित हैं। अगर ये ऐसे ही केंद्रित रहेंगे, यूरोपीय संघ का जो डिजिटल सर्विस एक्ट 2022, जर्मनी का नेटवर्क प्रवर्तन अधिनियम 2017, वही यूके का ऑनलाइन कमेटी एक्ट 2023, ये सभी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाए बिना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति नहीं पहुंचाते। जितने भी एक्ट हैं, ये जितने भी एक्ट हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाए बिना ये सामग्री को हटाने पर जोर देते हैं। जब हमारे ये विदेशी प्रभाव, ये विदेशी लोग ऐसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभाव नहीं पहुंचा रहे हैं लेकिन सामग्री को हटा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। लेकिन इसके विपरीत चीन और रूस जैसे देश कठोर कानूनों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि निगरानी और पूर्व सेंसरशिप के माध्यम से ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोकतंत्र जो धीरे धीरे निरंकुशता की ओर बढ़ते हैं, वो भी यही रास्ता अपनाते हैं। जैसे डेविड लैंडाउ, रोजलिन डिक्सन ने अपने शोध में दिखाया है कि कैसे संभावित तानाशाह कभी कभी न्यायालय को अपने कब्जे में लेकर लोकतांत्रिक क्षरण
की प्रक्रिया में उनका दुरुपयोग करता है। मतलब जो रेटिज्म, जिसके पास पावर है, न्यायालय को अपने अंदर एक्वायर करेगा, न्यायालय को अपने अंदर ले लेगा और अराजकतावादी चीजें करेगा, दुरुपयोग करेगा चीजों का। जब न्यायालय बार बार इंटरनेट सामग्री के नियमन के लिए कठोर कानूनों की मांग करता है और केंद्र सरकार तत्परता से सहमत हो जाती है, तो यह नागरिक स्वतंत्रता की एक गंभीर चिंता का मुद्दा है। न्यायालय की बातों को कार्यपालिका और विधायिका को सुनने से पहले भी जानना चाहिए कि व्यक्ति का भी कुछ अधिकार है। व्यक्ति का अगर हम एक्सप्रेशन ही छीन लेंगे और स्वतंत्रता ही छीन लेंगे, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही चली गई, तो व्यक्ति व्यक्ति क्या रहा? फिर तो अपने मन की बात ही एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। तो कुछ देशों को अगर छोड़ दें तो ढेर सारे देशों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव नहीं डाला है। व्यक्ति अपनी मन की बातें कर सकता है, अपनी मन की बातों को बता सकता है, अपनी मन की बातों को प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन वो शांति से होनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से सूचित करके होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माध्यम से ढेर सारे लोगों को प्रभाव पड़े। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं पर हम जब दूसरे न्यूज की ओर चलते हैं, दूसरे न्यूज, तो अभी हालिया में जो इथोपिया की ओर चलते हैं, तो इथोपिया की जिसकी जनसंख्या लगभग बहुत अच्छी खासी है, इथोपिया की न्यूज की ओर चलते हैं। ये इथोपिया, वहीं दूसरे न्यूज इथोपिया की ओर चलते हैं, तो कुछ चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अभी देखें तो जो इथोपिया है ना, पॉपुलेशन अराउंड 109, population around 109 million 2024, and one of the Africa fastest growing economy, strategic and economic interest, major partner including India, substantial manufacturing and lot। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो ओवरऑल अफ्रीका में जो जनसंख्या है, यूथ जनसंख्या, वो बढ़ रही है, ये कह रहे हैं। फिर दूसरा और कह रहे हैं कि अफ्रीका में जो माइनिंग का काम है, गोल्ड माइनिंग, ये सब चीज़ें, रिसोर्स भी ज़्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि लैंडलॉक्ड इथोपिया, अगर आप ज्योग्राफी की ओर जाएं तो ये मुद्दा ही हो जाता है कि लैंडलॉक्ड है। और ये अब पूछेंगे कि ये रेड सी से कितनी दूर है, तो ये अब मैप के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें, तो इकोनॉमी के रिकॉर्डिंग देखें हम, तो जो जिबूती एक्सेस टू द रेड सी, फोर्स डाइवर्सिटी एक्सेस थ्रू सोमालिया, सोमीलैंड, इरिट्रिया, underline desire the secure strategic autonomy in trade and logistic politically country is emerging from traumas, civil conflicts and attempting to national consensus, national कंसेंसस। अगर इथोपिया का जो ये पूरा कंडीशन है, जो इथोपिया भारत सही, जो इथोपिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अगर देखें कि 10.9 करोड़ लगभग 2024 में इनकी जनसंख्या जो है इथोपिया की, 2024 में 10.9 करोड़ है, और अफ्रीका की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत सहित प्रमुख साझेदारों के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से लगातार अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अब स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन रहा है। किसको? दो चीजों से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। जब इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव और स्ट्रेटजिक से इंपॉर्टेंट बढ़ रहा है, तो भारत की साझेदारी भी उधर बढ़ेगी।
तो ऐसी स्थितियों में जब ये जैसे जैसे ये महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, इसका सशक्त विनिर्माण आधार बड़ा घरेलू बाजार और हारनाफ अफ्रीका में भौगोलिक स्थिति इसे और महाद्वीप के निर्णायक देशों में शामिल करती है। आंतरिक चुनौतियों के बावजूद इथोपिया को एक ऐसे क्षेत्रीय स्थिरता स्तंभ के रूप में देखा जाता है कि जिसके पास प्रभावी सेना है और जो संघर्ष प्रभावित उपक्षेत्र की उभरती राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह जो अफ्रीका है, अफ्रीकीय संघ का मुख्यालय भी, जो ये इथोपिया है, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है और विशेषकर जल विद्युत के क्षेत्र में एक संभावित नवीकरणीय ऊर्जा महाशक्ति है, जिससे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय ऊर्जा निर्णायक बन सकता है। हालांकि इथोपिया एक जो है लैंडलॉक्ड है, परंपरागत रूप से यह लाल सागर तक पहुंचने के लिए जिबूती पर निर्भर रहता है देखा जाए तो। वहीं पर हम देखें कि हाल के वर्षों में सोमाली लैंड और इरिट्रिया के माध्यम से पहुंच विविधीकृत करने के प्रयास व्यापार और लॉजिस्टिक में रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की उसकी आकांक्षा को दर्शाता है। राजनीतिक रूप से देश गृह संघर्ष के आघात से उभरते हुए एक नए राष्ट्रीय सहमति के निर्माण का प्रयास कर रहा है। यह पुनर्जागरण भारत और यूथोपियाई संबंधों को बहुक्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। भारत के साथ गहरे संबंध और भारत और यूथोपिया के संबंध दीर्घकालिक और गहरे रहे हैं। एक सदी से अधिक समय तक भारतीय शिक्षक और विश्वविद्यालय प्राध्यापक इथोपिया की शिक्षा व्यवस्था के ऋण रहे हैं, जिन्होंने देखा जाए कि जिन्होंने पीढ़ियों को शिक्षित किया और व्यापक जो रहे वहाँ पे सम्मान अर्जित किया। यद्यपि भारतीय शिक्षकों की संख्या घटी है, शिक्षा सहयोग में यूथोपियाओं की रुचि आज भी प्रबल है। यूथोपिया 2007 में पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना का पायलट देश था और आईआईटी दिल्ली के साथ टेली शिक्षा में दीर्घकालिक सहयोग बनाए हुए, जो आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के प्रति उसकी ग्रहणशीलता दर्शाता है। आज यूथोपिया को देखें हम, भारत में अध्ययन करने वाले अफ्रीकी छात्रों की सबसे बड़ी संख्या भेजता है। उल्लेखनीय रूप से भारत में अध्ययनरत अफ्रीकी पीएचडी छात्रों में यूथोपिया की संख्या सबसे अधिक है। जो भारत में पीएचडी कर रहे हैं अफ्रीका के, उसमें यूथोपिया से लोग बहुत ज़्यादा है। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क के मास्टर कार्यक्रमों के जो मास्टर कार्यक्रम चल रहा है अफ्रीकन पैन लेवल पे, और स्नातकों का उपयोग इथोपियाई ने नए विश्वविद्यालयों, अकादमिक विभागों की स्टॉपिंग में भी सफलतापूर्वक किया है। डिजिटल लर्निंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय संबद्धताएं और नई छात्रवृत्ति रूपरेखा के माध्यम से इस शिक्षा साझेदारी की विस्तार द्विद्वीपीय सहयोग के सबसे आशाजनक मार्गों में से एक बना हुआ है। भारतीय व्यवसायों ने 1950 के दशक में प्रवेश किया, लेकिन वास्तविक उछाल 2006 से हम भारत की ऋण रेखाओं के बाद आया, शुरू हुई भारतीय ऋण रेखाओं के बाद आया, जिसने $4 अरब से भी अधिक निजी निवेश के प्रति किया। निजी जो $4 अरब थे, उनको निवेश के लिए प्रेरित किया। इथोपियाई नेतृत्व आज भी भारतीय निवेशकों के विकासात्मक प्रभाव को स्वीकार करता है, विशेषकर ऐसे समय में जब आईएमएफ शर्तें देश से नई पूंजी जुटाने की अपेक्षा करती है। पहले निवेश मुख्यतः कृषि पर केंद्रित थे, पर कराधान और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण
कई निवेशक पीछे हटे। आज सबसे आशाजनक अवसर खनन में है, विशेषकर सोना, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जहां यूथोपियाई में विशेष किंतु कम अन्वेषित क्षमता है। भारतीय दूतावास के हालिया व्यापक खनन सर्वेक्षण ने अवसरों की पहचान करते हुए नियामकीय अवसंरचनात्मक और लॉजिस्टिक बाधाओं को रेखांकित किया। यदि भारत चयनित खदानों के कमीशनिंग और संचालन में इथोपियाओं के साथ काम करता है तो यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के लिए आपूर्ति सुरक्षा में सहायक हो सकता है। खनन सहयोग रणनीतिक आर्थिक साझेदारी का केंद्रीय तत्व बन सकता है। रक्षा सहयोग भी एक आशाजनक क्षेत्र है। अगर 2009 में भारतीय रक्षा दल यूथोपियाई बलों के प्रशिक्षण में सहयोग करते रहे हैं तो आंतरिक अभियानों और सोमालिया के तैनातियों के बाद यूथोपियाई सेना को नए प्रशिक्षण और पुराने सोवियत युग प्रणालियों के स्थान पर आधुनिक उपकरण। अच्छा, हम टोटल इसको अगर समझें तो जो टोटल कहानी है कि अब जो है देखें तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो तो अफ्रीका में जो इथोपिया है उधर लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं अब बाहर के लोगों को अट्रैक्टिव करेंगी। अब इंडिया पहले से ही अफ्रीका का सहयोग करता रहा है, तो इंडिया को इस चांसेस में आगे बढ़ने के ढेर सारे मतलब पता चल जाएंगे। मतलब कि ढेर सारी चीज़ें उनको लॉग हो जाएंगी, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ करेगा। इसके परस्पेक्टिव देखें तो आने वाले टाइम में अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और क्योंकि रिसोर्स ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा होगा। तो इसीलिए अब स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और वहीं पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे देखें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। ठीक, अब देखो मीथेन इमिशन, मीथेन इमिशन हम चीजें देखेंगे। मीथेन इमिशन, methane emission in India being missile satellites, so that emission at key sites can be up to 10 times higher than estimates। अब इसको देखें तो ये जो फ्यूल्स से बात करते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट फ्यूल्स लैंड फील्स फायर्स 84 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। जो CH4 मेथेन है, CH4 मेथेन है, मेथेन, ये जो CO2 से 84 गुना, 84 गुना पोटेंट है। लेकिन 20 वर्षों में हम देखें तो मेथेन जो है ये यहीं पर हम देखते हैं कि किचन, CNG व्हीकल्स और पावर प्लांट आल्सो बिजी बर्निंग एंड planet, but methane is generated the naturally by decomposing the organic matter, the same prehistoric process created the natural gas। एक और देखें तो ये वहीं पर लाभदायक है। ठीक है, एक और देखें तो अगर कौन सी गैस, मान लीजिए कौन सी गैस लैंडफिल में आग को भड़काती है, और 20 वर्षों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड से 84 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो अब देखें कि लैंडफिल में आग मतलब हीटिंग पावर बढ़ रही है। ये अगर नेचुरली रूप से कहीं पर हम कोई गार्बेज या डस्ट को डाल रहे हैं तो वो वहां पे क्या करता है, मेथेन के रूप में गैस परिवर्तित होती है, वहां पे हीटिंग पावर को बढ़ाती है। लेकिन वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड से ये 80 गुना ज्यादा है। अब रसोई घर में देख लें, CNG वाहनों में देख लें, बिजली संयंत्रों के लिए एक उत्कृष्ट ईंधन है। लेकिन अब वहीं पर ये देखें तो रसोई घर के लिए, बिजली संसाधनों के लिए और उसके साथ साथ
हम देखें सीएनजी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर गैस, सीएनजी, सीएनजी कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस, कैम्प्रेस नेचुरल गैस, इसके लिए भी क्या है, बहुत सही है। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं सीएनजी वाहनों के दूसरी ओर, तो यह पृथ्वी को तेजी से गर्म भी कर रहा है। मीथेन का उत्पादन जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राकृतिक रूप से होता है। जिन प्रागैतिहासिक प्रक्रियाओं से प्राकृतिक गैस के भंडार बने थे, वही प्रक्रियाएं आज भी लैंडफिल स्थलों के भीतर सक्रिय हैं। मीथेन का प्रबंधन केवल शहरों को स्वच्छ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जलवायु लक्ष्यों की दिशा निर्देश में, अर्थात जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। भारत के कुल मीथेन उत्सर्जन का लगभग 15 दशमलव, जो वेस्टेज कचड़े मतलब कचरा वाले क्षेत्र से 15% जो है मीथेन आता है। कृषि और ऊर्जा के विपरीत जिनमें जटिल और दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता होती है, अपशिष्ट प्रबंधन लक्षित कार्यवाही के माध्यम से त्वरित लाभ प्रदान कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वच्छ भारत मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत आवश्यक नीतिगत ढांचे और प्रोत्साहन पहले से मौजूद है। हॉट स्पॉट की पहचान की जो चुनौती है वो अलग अलग तरीकों से, जैसे मान लीजिए हम डेटा कट के कहाँ कहाँ मीथेन का लैंड है, हम या तो बाई सैटेलाइट पता लगाएं, या तो हम कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि ऊपर से कुछ जाए और डिटेक्टिंग वाला हो। तो उसके लिए ये बताएंगे, उसके लिए ये बता रहे हैं आगे, आगे ये बताएंगे कि जो हम ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं हॉट अनुमान लगाने वाला, ये पद्धति सटीक और नियमन डेटा पर निर्भर करती है। जो विकासशील जो देश हैं अक्सर जो है अक्सर उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात समझ नहीं पाया, क्योंकि यह डेटा जो निकाला जा रहा है वो समेकित स्तर पे है, समेकित, क्योंकि व्यक्तिगत स्रोतों की पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। अगर हम भौतिक निगरानी की सीमाएं देखें तो क्या सीमाएं हो सकती हैं, जैसे हम देखें कि ग्राउंड लेवल पर भारत जैसे देश में है चुनौतीपूर्ण है। इसके महंगे उपकरण, नियमित रखरखाव, सतत निगरानी की आवश्यकता होती है। इससे जो बड़े पैमाने पर लागू करना भी बहुत कठिन होता है। लेकिन तकनीकी के समाधान भी तो हैं। तकनीक की प्रगति के साथ उपग्रह इस कमी को पूरा कर रहे हैं। उपग्रह डेटा दो प्रकार का होता है, आप जानते हो तो, क्षेत्रीय मापन, दूसरा उच्च रेजोल्यूशन मापन। क्षेत्रीय मापन के मतलब जो होता है कि वो कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में मीथेन को मापता है, लेकिन जो उच्च रेजोल्यूशन वाला होता है कुछ वर्ग मीटर तक हॉट स्पॉट की पहचान कर सकता है, अर्थात लक्षित कार्यवाही के लिए आवश्यकता होता है। एक हो गया एरिया मेजरमेंट, एक हो गया हाई रिजोल्यूशन मेजरमेंट। तो जो एरिया मेजरमेंट करेगा वो एक सीमित एरिया होगा। एरिया मेजरमेंट एक सीमित एरिया होगा, लेकिन वहीं पर जो हाई रिजोल्यूशन मेजरमेंट करेगा, हाई रिजोल्यूशन मेजरमेंट, वो उसका एरिया थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट का तरीका है, एक सीमित एरिया, कम एरिया में बंधा है, और एक ज़्यादा एरिया की ओर जाता है। वहीं पर अगर हम देखें कि भारत उपग्रह आधारित पहल हम देखें तो भारत ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। जैसे इसरो इसरो को देखें, वैज्ञानिकों जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों को देखें
तो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र जैसे 2023 के उपग्रह डेटा पर आधारित है, ने देश में मानव जनित मीथेन उत्सर्जन का आकलन किया। इसमें पिराना, जैसे पिराना ये जैसे अध्ययन किया, तो इसमें देखेंगे ये हम्म, ये ये अगर यहाँ पे देखें तो जो उन्होंने अध्ययन किया, जो अध्ययन किया, तो ये प्रोग्राम मेथेन इमिशन अक्रॉस द कंट्री यूजिंग द सैटेलाइट डाटा 2023 में। तो उन्होंने देखा कि जो डंपिंग्स पिराना अहमदाबाद, देवनार, कंजूर मार्ग मुंबई, सीवेज आउटलेट significance emitted the National Green Tribunal. These findings further established the committee conduct ground the investigation and place side over the past multiple new satellite mission emerging the such carbon mappers, Tangers, Space Research, ISRON. These are satellite provide the public data covering the landfills and across the Ghaziabad and Okhla, Delhi, Jawahar Nagar, Haryana, Dhapa, Kolkata, such as the climate trace, the waste map, और ग्लोबल मॉनिटरिंग डाटा कंबाइनिंग विद द बेसलाइन ऑफ एडवांस द विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट ने जो है हमें ये दिया कि जो वेस्ट वेस्ट के माध्यम से जो लैंडफिल है उसमें जो हमारे पास मेथेन है, उस मेथेन के विषय में जानकारी, उस मेथेन के विषय में जानकारी दी। जो हमने वेस्ट मैप ऑफ किया तो चौंकाने वाले कुछ आंकड़े भी आए, आंकड़े भी आए। उस आंकड़े के तहत हमें ये पता चला कि वैश्विक स्तर पर उपग्रह सर्वेक्षण बताते हैं कि वास्तविक लैंडफिल उत्सर्जन जो मॉडल आधारित अनुमानों से लगभग 1.8 गुना अधिक हो सकता है, मतलब कुछ अधिक हो सकता है। भारत में शहर स्तरीय तुलना कठिन है क्योंकि कचरे की विशेषताओं पर समझ पा रहे हो। शहर स्तरीय तुलना इसलिए कठिन है, जो कचरे हैं, कचरे की विशेषताओं पर उनके पास डेटा ही पर्याप्त नहीं है। जो डेटा होना चाहिए वो डेटा ही नहीं है। वहीं पर दिल्ली का अनुमान 2018 का देखें तो पूरे ठोस अपशिष्ट क्षेत्र को 1.07 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन बताता है, जबकि उपग्रह डेटा केवल गाजीपुर और भलसवा से ही 0.85 और 0.96 मिलियन टन दर्शाता है। अर्थात जो ये भलसवा और आपका गाजीपुर है यहीं से इतना बता देता है, जिसका मतलब डेटा में कुछ हेरफेर है, डेटा में कुछ हेरफेर है। अहमदाबाद में अगर गुजरात सरकार पूरे क्षेत्र के लिए 0.7 समथिंग मिलियन टन बताती है, जबकि अगर इसका हम डेटा पिराना लैंडफिल से ही लें तो 0.60 से लेकर लगभग 0.81 मिलियन टन दर्शाता है। केवल आंकड़े नहीं हैं, ये लीकेज तेल मीथेन, ये लीकेज जो है तेज मीथेन उत्पादन या इंजीनियरिंग खामियों की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें पहले हम पहचान ही नहीं पाए। अगर इसका समाधान जमीनी कार्रवाई हम देखें तो कुछ समाधान भी होंगे। हालांकि जो
उपग्रह डेटा की सीमाएं हैं, जैसे बादल और मौसम, इसलिए इसे शहरी निकायों की जमीनी जानकारी से जोड़ना आवश्यक है। जबकि उपग्रह किसी मीथेन हॉटस्पॉट का पता लगाते हैं तो जमीनी जो टीमें तुरंत कारण की जांच कर सकती हैं, जैसे कि खराब कचरा टकराव, जैसे कलेक्शन सिस्टम की विफलता या अवैध डंपिंग। इससे एक फीडबैक लूप बनता है जिसमें उपग्रह पहचान जमीनी कार्रवाई को निर्देशित करती है और जमीनी डेटा उपग्रह की सटीकता बढ़ाता है। संस्थागत समन्वय और सहलाभ अगर हम देखें, इसके लिए 3 मोर्चों पर समन्वित कार्य जो है आवश्यक है। जैसे सभी प्रमुख लैंडफील्ड पर उपग्रह निगरानी, महानगरों के जमीनी सत्यापन प्रणाली देख लें, शहरी निकायों और निगरानी एजेंसियों के बीच मानकीकृत डेटा साझाकरण देख लें, PAQM अर्थात NCR में देख लें, क्षेत्रीय निकाय इसकी निगरानी कर सकते हैं और स्वच्छ भारत मिशन में मीथेन लक्ष्यों को जोड़ा जा सकता है। मीथेन के ईंधन के रूप में उपयोग की क्षमता पहले से ही मान्यता प्राप्त है। हाल ही में इंदौर ने गोवर्धन योजना के तहत कचरे से बायो CNG संयंत्र स्थापित किया। यदि डेटा को अपशिष्ट नीति की ऋण बना दिया जाए, जो हमारी वेस्टेज हैं उनकी जो अपशिष्ट की अगर डेटा को एक मतलब अपशिष्ट नीति की ऋण बना दिया जाए, तो भारत अपनी सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती को सबसे स्मार्ट जलवायु समाधानों में बदल सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो एयर क्वालिटी का न्यूज आज हमने पढ़ा, तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है। और वहीं पर हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो एक्सप्रेशन का इशू है, तो उस पर भी रोक थोड़ा सा लगा रही है, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो एक्सप्रेशन पर रोक ना लगाकर चीज़ों को, उस तरह के डेटा को, सामग्री को ऐसा हटा देते। और वहीं पर हमने फिर आज के इशू में देख लें तो एक न्यूज़ और है कि ऐसे ही धीरे धीरे जो दिल्ली की एरिया का आबो हवा के विषय में तो देख ही लिया आपने, लेकिन आए दिन जो ऐसी समस्या है यहाँ की डस्ट की, ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।